दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो 13, 14, 14, 15 असेसमेंट ईयर के असेसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इनफॉर्म ऑफ एसेट को हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन बहुत सारे हाई कोर्ट ने 13, 14, 14, 15 के असेसमेंट को लिमिटेशन के बेसिस पर इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था, जिसके अंदर हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट और नेवल गुजरात हाई कोर्ट भी था। तो हमें ये उम्मीद थी कि और हाई कोर्ट भी इन दोनों जजमेंट को फॉलो करते हुए 13, 14, 14, 15 के असेसमेंट को इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे और असेसीज को 13, 14, 14, 15 के एडिशन से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 13, 14, 14, 15 के असेसमेंट्स को वैलिड डिक्लेयर किया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पे स्टे दे दिया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन रेज हुआ कि 13, 14, 14, 15 के जो केसेस हैं वो मेरिट के अलावा यानी कि जो फैक्ट हैं उसके अलावा और किस टेक्निकल बेसिस पे चैलेंज किए जा सकते हैं। बहुत सारे असेसीज हमें लगातार कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट भी इस बारे में हमसे फोन कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो 13, 14, 14, 15 के असेसीज और जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट ब्रदर्स हैं वो बिल्कुल लास्ट तक देखें, तो ताकि वो इस ऑब्जेक्शन को रेज कर सकें। और दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा कि दो केसेस इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा जिसके अंदर ट्रिब्यूनल ने केवल इनफॉर्म ऑफ एसेट के बेसिस पे ही, यानी कि वहां पर केवल आप देखेंगे 2 पेज का डिस्कशन हुआ है और केवल ट्रिब्यूनल ने जब ये पाया कि एडिशन इनफॉर्म ऑफ एसेट की जो कंडीशन है जुडिक्शनल उसको पूरी नहीं करते हैं, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड असेसमेंट को क्वैश कर दिया, एडिशन को क्वैश कर दिया। तो दोस्तों जो रिप्रेजेंटेड इनफॉर्म ऑफ एसेट है ये मैं केवल 13, 14, 14, 15 के एसएससीज के लिए ही कह रहा हूं। इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो फाइनेंस बिल 2022 में आया उन्होंने यहां पर जो और चीजें छूट जाती हैं वो भी इंक्लूड कर ली, एक्सपेंडिचर इंक्लूड कर लिए, क्रेडिट इन बुक्स ऑफ अकाउंट भी इंक्लूड कर लिए। यानी कि ये जो इन्फॉर्म ऑफ एसेट है इसका इंपॉर्टेंस केवल 13, 14, 14, 15 के असेसमेंट ईयर के लिए रह जाता है, क्योंकि वो नोटिस फाइनेंस बिल 2021 के आने के बाद और फाइनेंस बिल 2022 के आने से पहले इशू किए गए थे। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि अब क्या होने वाला है। दोस्तों ये जो रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एसेट है ये वर्ड एक्ट के अंदर नया नहीं है। जो हमारे सर्च एंड सीजर के सेक्शन है उसके अंदर भी पहले असेसमेंट 6 साल तक ही खोला जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि अब आपका असेसमेंट 6 साल से 10 साल तक खोला जा सकता है। लेकिन उनके अंदर भी गवर्नमेंट ने यही कंडीशन लगाई, अगर आप मैच करेंगे कि यहाँ पर भी सेम कंडीशन है कि बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए और जो एस्केपमेंट है वो इन फॉर्म ऑफ एसेट होना चाहिए और 50 लाख रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि दोनों की जो लैंग्वेज है बिल्कुल सिमेट्रिक है, दोनों की लैंग्वेज में कोई फुल स्टॉप और कोमे का भी अंतर नहीं है। तो दोस्तों अब हमारे पास क्योंकि ये 13, 14, 14, 15 के केसेस अभी आगे नहीं गए हैं तो इनसे रिलेटेड हमारे पास कोई जजमेंट नहीं है। लेकिन ये जो हमारी फोर्थ प्रोविजो है सेक्शन 153A सबसेक्शन 1 का, इसको लेकर आज बहुत दो इंपॉर्टेंट जजमेंट आपसे डिस्कस करूंगा, जिसको देखने के बाद आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके जो एडिशन है, देखिए दोस्तों मोस्टली एडिशन हमारे किस टाइप के हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हैं, शेयर कैपिटल के हैं, क्रेडिट एंट्री के हैं, बोगस परचेजेस के हैं, एक्सपेंडिचर के, ये एडिशन आपके छूट जाएंगे। इस चीज की मैं आपको एश्योरेंस देता हूं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो सेक्शन है 153A सबसेक्शन 1, इसके फोर्थ प्रोविजो के रिगार्डिंग ये दो जजमेंट आए हैं और एक जजमेंट जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का है उसके अंदर जो काउंसिल ऑफ असेसी है उन्होंने इन फॉर्म ऑफ एसेट्स को बहुत ही ब्यूटीफुली डिफाइन किया है। तो अगर आप उस जजमेंट उसको अगर हम जजमेंट को देखेंगे तो आप डेफिनेटली इन फॉर्म ऑफ एसेट को लेकर जो आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। दोस्तों पहले मैं इस जजमेंट का आपको क्रक्स बता देता हूं। इस जजमेंट के अंदर असेसी के यहाँ रेड हुई और असेसी के जो केसेस थे 6 साल से पुराने वो खोल दिए गए और डिपार्टमेंट ने कहा कि जो आपने इस सालों में जो शेयर कैपिटल ली है 5 करोड़ रुपए की शेयर एप्लीकेशन मनी ली है 5 करोड़ समथिंग की, वो आप उसका सोर्स ऑफ सोर्स नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, इसलिए यहां पर 68 के अंदर उसका एडिशन मार दिया गया। तो यहां पे आप देखेंगे ट्रिब्यूनल ने इसी चीज को डिस्कस किया है कि ये जो एडिशन है ये लायबिलिटी को डिफाइन करता है, ये एसेट को डिफाइन नहीं करता है। यानी कि ये जो एडिशन है या जो आप कंसीलमेंट बता रहे हैं वो इन फॉर्म ऑफ लायबिलिटी है, वो एसेट नहीं है। और इसी बेसिस पे उन्होंने जो सेक्शन 68 का एडिशन किया था असेसमेंट ईयर 11-12 के अंदर उसे क्वैश कर दिया। तो दोस्तों हम डिस्कस करते हैं इस जजमेंट को।
इस जजमेंट का साइटेशन दोस्तों मैंने यहाँ भी दिया हुआ है और मैं इस जजमेंट का लिंक आपको अपनी वीडियो में भी दे दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट का कंप्लीट जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रोफेशनल बजर्स को कंप्लीट स्टडी करें, क्योंकि वीडियो के अंदर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कंप्लीट जजमेंट डिस्कस सके। मैं इसकी इंपॉर्टेंट चीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जजमेंट की। दोस्तों इन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया है 8.12, यानी कि जो काउंसिल है उन्होंने यहाँ पे जो चीज कही है वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इट इज रूडिमेंट्री अकाउंटिंग कंसेप्ट दैट डेब्ट डिनोट्स एसेट and the credit denotes liability. An asset represent an economic resources, either immovable, movable, having value such as immovable property, land or building, investment in held in share and security, loan and advances given and deposit in bank account. On the other hand, liability include items such as share capital, reserves, loan obtained, secured, unsecured, which cannot be characterized or classified or asset. Similarly, item of the expenses or revenue in form of sale, turnover does not constitute asset. This can be illustrated in the following manner. इन्होंने यहाँ पे इसको illustrate किया है बड़ा ब्यूटीफुली, आप देखेंगे यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिखाया है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप देखेंगे एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड में रेवेन्यू होती है। ऐसे ही बैलेंस शीट में जो है यहाँ पे इन्होंने शेयर कैपिटल, रिजर्व होते हैं, यानी कि अगर आपका जो एडिशन है वो डिपार्टमेंट करने जा रहा है शेयर कैपिटल का, रिजर्व का, सन्ड्री क्रेडिटर का, तो वो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। और एसेट क्या होती है वो सब लोग जानते हैं, हम सब अकाउंटिंग रात दिन अकाउंटिंग कंसेप्ट से डील करते हैं। तो अकाउंटिंग एसेट साइड में हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी, लोन एडवांस, शेयर कैपिटल, ये सब हमारी एसेट होती है। द अबव व्यू ऑफ आवर get bolstered from the reading of explanation 2 appended to fourth proviso। तो दोस्तों ये 153A सबसेक्शन 1 की जो फोर्थ प्रोविजो उसकी बात कर रहा है, जिसके अंदर एसेट डिफाइन की गई है। और जो यहाँ पे एसेट की डेफिनेशन है वो सेक्शन 149A क्लॉज बी के अंदर डेफिनेशन है, बिल्कुल उसके सिमिलर है। वी डिफाइन एसेट फॉर द पर्पस ऑफ फोर्थ प्रोविजो सेक्शन 153A to include immovable property, share and security, loan advances, deposit in bank. Hence, where such action 143 to 132 of the Act revealed that the assessee owns a undisclosed immovable property or information has gathered which showed that the assessee had given loan advances outside the regular books of account। तो दोस्तों एसेट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि एसेट भी ऐसे इंक्लूड कर दी जाएगी, यानी कि वो एसेट आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट से बाहर होनी चाहिए जब भी अनडिस्क्लोज होगी। आपने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करी, इससे आपको पता चला असेसी ने लोगों को लोन एडवांस दिया हुआ है, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर है ही नहीं। सर्च ने रिवील किया कि आपके यहाँ शेयर एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड पेपर मिले हैं जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने ले ही नहीं रखे हैं। ऐसे ही अनडिस्क्लोज अकाउंट, बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो भी वो बैंक अकाउंट होने चाहिए जो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज ही नहीं किए हैं। हैव बीन फाउंड इन द कोर्स ऑफ सर्च pertaining to 7 to 10 preceding the search। यानी कि वहां पे जो उन्होंने कंडीशन लगाई थी वो असेसमेंट ईयर 7 से 10 असेसमेंट ईयर की लगाई थी, जबकि हमारे यहाँ पे ये जो कंडीशन एप्लीकेबल होगी ये 3 साल से पुराने असेसमेंट ईयर के लिए एप्लीकेबल होगी। Then having in the possession of the judicial fact, the assessing officer may assume jurisdiction under the fourth proviso of section 153A of the Act for the relevant to 7 to 10 assessment year preceding the search assessment year। Hence, the most important aspect is that the asset must have been found to be undisclosed, unaccounted in the regular books of account maintained by the assessee and discovered during the course of search, which otherwise would not have seen the light of the day but for the search result in escapement of income। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेक्शन देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा कि कौन से बारे में डिस्कस कर रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो सेक्शन 148 149A क्लॉज बी की जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है, तो यहाँ पे जो 7 to 10 असेसमेंट ईयर है इसको आप मोर देन 3 असेसमेंट ईयर तक देख सकते हैं। और अकॉर्डिंगली जब आप इस लेटर को लिखेंगे डिपार्टमेंट को, अकॉर्डिंगली आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने फर्दर डिस्कस किया है, as per our discussion is to be kept in mind that term deposit in bank account has to be considered as the term asset। यानी कि बैंक अकाउंट के अंदर कोई डिपॉजिट है तो एसेट तो है। The term deposit in bank account and the asset are understood in their cognate sense as it takes their color from each other। The more general is restricted to a sense analog to less general। Hence the term deposit in bank account denote discovery of asset in form of
undisclosed bank deposit, safe fixed asset, bank saving bank account, foreign deposit which is found has escaped। यानी कि अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है उसके अंदर कोई डिपॉजिट आया हुआ और बैंक अकाउंट आपकी बुक्स अकाउंट के अंदर डिस्क्लोज है तो वो अनडिस्क्लोज एसेट नहीं आएगी, वो सिंपल बैंक डिपॉजिट है। इट डज नॉट सजेस्ट और इंक्लूड एनी और ऑल क्रेडिट इन बैंक विच इज डिस्क्लोज एंड फॉर्म पार्ट ऑफ रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि आपके बैंक के अंदर जो भी क्रेडिट एंट्रीज आ रही हैं वो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम नहीं है, क्योंकि वो तो आपने रेगुलर बुक्स अकाउंट के अंदर शो की हुई है। To say if any credit in regular books account like sale proceed, loan, share capital, it is found to be unexplained, then it may be case of discovery of undisclosed income, cash credit, but does not suggest discovery of any undisclosed asset by the revenue so long as to bring within teeth of fourth provision of section 153A of the act for involving jurisdiction of section 153 of the extended period। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि अब हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उसके अंदर सपोज असेसी के पास बोगस शेयर कैपिटल आई हुई है, या असेसी के पास शेयर कैपिटल तो है लेकिन वो प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, प्रूफ नहीं कर पा रहा है, ऐसे अनसिक्योर्ड लोन आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो हमारे बैंक में तो आए हैं लेकिन जिस दिन वो आए उस दिन तो एसेट थे, लेकिन वो अगर वो अकाउंट हमने डिस्क्लोज किया हुआ है अपनी बुक्स अकाउंट के अंदर तो वो अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट तो है लेकिन अनएक्सप्लेन्ड एसेट नहीं है, इसलिए उनका एडिशन नहीं हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जजमेंट बहुत ही ब्यूटीफुली असेसी ने भी यहाँ पे काउंसिल ने बहुत ब्यूटीफुली इसमें एसेट को डिक्लेयर किया है और बाद में ट्रिब्यूनल ने भी काउंसिल की बातों को मानते हुए जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है ट्रिब्यूनल ने वो भी बहुत ही वेल डिफाइंड और ब्यूटीफुल है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस जजमेंट को पढ़ें और इस जजमेंट के बेसिस पे अपने ऑब्जेक्शंस को रेज करें। तो दोस्तों अब इस जजमेंट के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास किस तरह के केसेस आते हैं, क्या वो छूटेंगे क्या। दोस्तों यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का आपके पास केस आ रहा है उसके अंदर आपके बैंक के अंदर पैसा तो आया और आपने पैसा कहीं यूटिलाइज कर लिया, लेकिन जब ये पैसा आया तो इस जजमेंट के अनुसार अगर हम देखें तो ये हमारा अनएक्सप्लेन्ड क्रेडिट तो हो सकता है लेकिन एसेट नहीं है। अब डिपार्टमेंट इसके अंदर कह रहे हैं कि आपके जो शेयर है वो अनएक्सप्लेन्ड एसेट है, लेकिन शेयर तो यहाँ पे बिक गए, तो वहां पे एसेट कौन सी है जो अनडिस्क्लोज थी। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे शेयर कैपिटल के लिए बहुत सारे केस आपके केस खुले हुए हैं, कहीं कलकत्ता में कहीं रेड हुई, कहीं इंफॉर्मेशन मिली डिपार्टमेंट से, आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे तो आप इस जजमेंट को भी रेफर कर सकते हैं क्योंकि ये जजमेंट रिलेटेड ही शेयर कैपिटल से है। तो यानी कि जो क्रेडिट साइड वाली एंट्री है बैलेंस शीट की वो भी इस जजमेंट के अनुसार टैक्सेबल नहीं है असेसमेंट ईयर 13, 14, 14, 15 के लिए। ऐसे ही मेरे पास गुजरात से काफी लोगों का फोन आ रहा है, वहां भी किसी ग्रुप के ऊपर रेड हुई है, वहां पे लोगों ने कलकत्ता से कुछ एंट्रीज ले रखी हैं, उन्होंने सब्सिक्वेंटली वो एंट्री रिटर्न भी कर दी है। तो आप अगर वो वीडियो को सुन रहे हैं तो आपके लिए भी जजमेंट इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो लोन एंट्री है ये भी क्रेडिट है, एसेट नहीं है। इसी तरह से दोस्तों बोगस परचेज है, बोगस परचेज भी एक्सपेंडिचर है और आपका एसेट नहीं है, ऐसी बोनस एक्सपेंडिचर है, बोगस एक्सपेंडिचर है, वो भी आपकी एक्सपेंडिचर तो है। मैं कह रहा हूं बोगस भी डिपार्टमेंट प्रूफ कर देगा लेकिन वो इन फॉर्म ऑफ एसेट है, वो डिपार्टमेंट प्रूफ नहीं कर पाएगा। दोस्तों बोगस परचेज, बोगस एक्सपेंडिचर को आप नोट कर लीजिए, इनके लिए भी मैं आपको आज एक जजमेंट देने वाला हूं। उसके अलावा दोस्तों और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपका कैपिटल गेन है, आपने एसेट बेची, उसका कैपिटल गेन आपने डिपार्टमेंट को शो नहीं किया तो वो भी आपका गेन तो है, आपने टैक्स चोरी तो की है वहां पे, लेकिन वो इन फॉर्म ऑफ एसेट प्रूफ करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। ऐसे ही बैंक डिपॉजिट हुआ आपका, बैंक आपने पैसा निकाल लिया तो ये, और लेकिन वो बैंक अकाउंट आपके अकाउंट में डिस्क्लोज है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इसके बाद इसके बेसिस पे आपकी खत्म हो जाएंगी। ऐसी एक्सपेंडिचर है दोस्तों, एक्सपेंडिचर ऑफ मैरिज वगैरह जो है ये भी यहाँ पे कवर नहीं होती है। तो पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा बोगस परचेजेस के लिए जजमेंट आया है। अब इनफॉर्म ऑफ एसेट को दोस्तों इस जजमेंट के आने के बाद, मेरी वीडियो आने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई होगी और अब बोगस परचेज एक्सपेंडिचर का जजमेंट पढ़ने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है कि असेसीज के यहाँ सर्च और सीजर हुई और डिपार्टमेंट को पता चला कि असेसी ने बहुत सारी बोगस परचेज ले रखी हैं और बहुत सारे एक्सपेंडिचर हैं बोगस हैं, या उन्होंने एक्सपेंडिचर बुक किए हुए हैं अपने रिलेटेड पार्टीज को पेमेंट कर कर। तो यहाँ पे जो जजमेंट आया है उसको मैं आपको बताया, तो उन्होंने क्या कहा है, इन द
tense case, we notice that the assessing officer has not shown that the alleged income escape for assessment represented in form of asset. यानी कि मेरी जो एस्केप्ड इनकम है, alleged escaped income है, वो alleged escaped तो है लेकिन वो इन फॉर्म ऑफ एसेट नहीं है. What is the assessed in the year under section 153 of the act is addition towards alleged bogus expense purchases and disallowance of salary or professional fee under section 37. यानी कि एक बहुत क्लियर कट टर्म यहाँ पे निकल के आती है कि यानी कि आपका वो कहते हैं जी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने बोगस खर्चे डाले, आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपने बोगस परचेजेस ली, डिपार्टमेंट के पास एविडेंस भी है, उन्होंने सर्च एंड सीजर में पता किया, थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन भी ली और आपका केस यहाँ पे उन्होंने 148 के अंदर खोला हुआ है, लेकिन वो इन फॉर्म ऑफ एसेट तो है नहीं. क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखें कि इन फॉर्म ऑफ एसेट प्रूफ करने के लिए जो आपकी बोगस परचेज है उसकी कैश आपके पास है, उसके अगेंस्ट वो डिपार्टमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा, तो वो तो डिपार्टमेंट किसी भी हालत में प्रूफ नहीं कर सकता. तो आगे जजमेंट में क्या कर रहे हैं पढ़ते हैं दोस्तों. इट इज नॉट शोन दैट द इनकम इफ एनी जनरेटेड आउट ऑफ दीज डिसअलाउंसेस इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ एसेट. यानी कि जो चीज मैं आपको बता रहा था कि अगर बोगस एक्सपेंडिचर है भी एक बार के लिए तो इनसे जो एसेट जनरेट हुई, तो इनसे एसेट क्या जनरेट होती है दोस्तों, कैश जनरेट होता है, तो वो इन फॉर्म ऑफ एसेट है, वो तो डिपार्टमेंट ने कहीं प्रूफ ही नहीं किया. Hence, we are of the view that the AO could not have invoked fourth provision to section 153A of the Act in order to reopen the assessment of 11-12. Accordingly, hold that the said reopening is not accordance with the law and is liable to be quashed. तो दोस्तों इन फॉर्म ऑफ एसेट का जो ऑब्जेक्शन है वो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ट्रिब्यूनल लेवल पे तो एक ही हियरिंग में आपके एडिशन होंगे जो 148 के वो खत्म हो जाएंगे, और लेकिन जब ये और जजमेंट आते रहेंगे तो हो सकता है सीआईटी अपील लेवल पे भी आपकी एडिशन जो है खत्म हो जाए. तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें, और इन जजमेंट है वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.